जब राम मंदिर पर फैसला आने को हो रहा था तो आप सभी को याद होगा कि थॉट मार्केट में बड़े बड़े विचारकों और दार्शनिकों की बाढ़ सी आ गई थी। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक और ट्विटर पर उनके विचार मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगे थे। कोई कहता था कि राम मंदिर से क्या होगा, क्षमा करिएगा, कोई कहता था राम मंदिर से क्या होगा, इस जगह पर क्यों न एक अस्पताल बना दिया जाए जिससे अनेक लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई कहता था कि मंदिर की जगह स्कूल और कॉलेज बना दिए जाएं जिसमें लोग अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ लोगों ने वहां पर इंडस्ट्री लगाने तक की सलाह दे डाली जिससे लोगों की कुछ आमदनी हो सके और वे अपना घर चला सकें। साथियों, यह वही लोग थे जिन्होंने शायद राम को कभी जाना नहीं, राम को कभी पहचाना नहीं, अगर जान लिया तो कभी समझा नहीं, और समझा भी तो कभी मन से उनको आत्मसात वह नहीं कर सके। वे लोग राम को केवल एक मिट्टी, लकड़ी या पत्थर की मूर्ति भर समझते हैं, पर राम हमारे लिए केवल एक मूर्ति भर नहीं है, वो हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारे संस्कार के वह केंद्र हैं। राम हमारी पहचान है, और मैं कहना चाहता हूं हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। हमारे यहां कहा गया है रामो विग्रहवान धर्म, यानी भगवान श्री राम धर्म के साक्षात साकार रूप हैं। यह हमारी मान्यता है। वह भारतवासियों के हृदय की स्वतः अभिव्यक्ति है। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि हम अस्पताल भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, इंडस्ट्री भी लगाएंगे, लेकिन मंदिर भी बनाएंगे। परिणाम आज आप सभी के सामने है। न केवल राम मंदिर का विधिसम्मत निर्माण हो रहा है, बल्कि उज्जैन का महाकाल मंदिर और भारत की प्राचीन ज्ञान की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर आज अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। यह केवल मंदिर ही नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं, जो आज अपने पूरे मान के साथ विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं। भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अनेक जगहों पर इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की अनुगूंज हमें आज सुनाई दे रही है। साथियों, आज योग और आयुर्वेद से पूरी दुनिया नई तरीके से प्रभावित हो रही है। आज भारत अपनी समृद्ध विरासत की ओर एक बार फिर से आशा भरी निगाहों से देख रहा है और उसे अपनाने की ओर तेजी के साथ वो आगे भी बढ़ रहा है। आज भारत मिलेट्स, जिसका नाम हमारे प्रधानमंत्री ने श्री अन्न रखा है, यह श्री अन्न के रूप में यह मिलेट यानी मोटा अनाज से हम दुनिया को परिचित करा रहे हैं, और दुनिया को इसका लाभ लेने के लिए हम उनको इंस्पायर कर रहे हैं, उनको हम प्रेरणा दे रहे हैं। हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। गंगा जैसी अनेक जीवनदायिनी नदियों को नवजीवन प्रदान किया जा रहा है। इसे मैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में राइजिंग इंडिया के रूप में ही मैं देखता हूं, और कोई देखता हो अथवा न देखता हो, लेकिन मैं इसे राइजिंग इंडिया के रूप में ही देखता हूं। साथियों, भारत की कूटनीतिक सफलता भी इंडिया राइजिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज भारत G20 जैसे प्रतिष्ठित समूह की अध्यक्षता कर रहा है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अहम भूमिका भी भारत निभा रहा है। हमारी विदेश नीति का यह प्रभाव हो रहा है कि दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के अनेक सर्वेज ने प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व के मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी समाचार पत्रों को उठाकर देख सकते हैं। विदेशी जो नेता हैं उनकी बात के स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। कुछ देशों के तो प्रधानमंत्रियों ने यह बात स्वीकार की है, प्रेसिडेंट्स ने यह बात स्वीकार की है। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि दुनिया के बड़े मंचों पर आज भारत की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो उसकी
बातों को जिस गंभीरता से लोगों के द्वारा सुना जाना चाहिए नहीं सुना जाता था, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। आज हम गांधी जी के विजन को धरातल पर उतारने का भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और जन सामान्य की बेहतरी की ओर भी हमारी सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। हम आम नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अंत्योदय और सर्वोदय की संकल्पना को साकार करते हुए उन्हें बिजली, पानी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जोड़ रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। साथियों, कुछ समय पहले तक हमारे देश में महिलाओं को खाना बनाने वक्त कितने संघर्ष से गुजरना पड़ता था, इसका अंदाजा भी नहीं लगता था। जो लोग दिल्ली में बैठे होते थे, बड़े बड़े शहरों में लोग रहते थे, मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग इस स्थिति से गुजर चुके हैं, लेकिन हम लोग गुजर चुके हैं। फूंक मार मार कर चूल्हे की आग तैयार करने के क्रम में कलेजा बाहर को आने को हो जाता है। इसके अलावा धुएं से कितने प्रकार की सांस की बीमारियां पैदा होने की संभावना रहती है, यह बात तो अलग की है। दिल्ली में अशोक होटल में बैठे लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती थी और गांव में जिन्हें इसकी जानकारी होती भी थी उन्हें यह लगता था यह तो महिलाओं का काम है, महिलाएं बनी ही इसीलिए हैं। और हमने इस धारणा को बदलने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं और हमने उनके हाथ में एक बड़ी ताकत दी है। गैस पर खाना बनाते हुए महिलाएं अपना समय बचा रही हैं, साथ ही अपना स्वास्थ्य भी वह संभाल रही हैं और पहले की अपेक्षा सुविधाजनक जीवन भी वह जी रही हैं। साथियों, सामाजिक बदलाव की दिशा में बिजली, पानी जैसी मूलभूत चीजों की भी बड़ी अहमियत होती है, इसे आप स्वीकार करेंगे। बिजली और नल के पानी की उपलब्धता हमारे देश में लंबे समय तक एक अबूझ पहेली बनकर रह गई थी। आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक भी अनेक ऐसे इलाके रहे हैं जहां बिजली के खंभे और तार तक भी नहीं पहुंचे थे और जहां तक पहुंचे भी थे वहां बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी। गांव में बिजली के खंभों के सहारे या तो छप्पर डाल दिए जाते थे या तो उसमें गाय और भैंसें भी बांध दी जाती थी। बिजली के तार लटक कर इतने नीचे आ जाते थे कि नहाने धोने के बाद लोग उसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया करते थे। लोग सरकार का धन्यवाद इसलिए करते थे कि सरकार ने उनको कपड़े सुखाने की मुफ्त में सुविधा दे दी है। यह हालत थी गांवों की और यह हालत आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मैं कह सकता हूं कि मैंने तो देखा ही है, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं। आप लोगों को यह हंसी की बात लग रही होगी मेरे मित्रों, पर यह मैं वास्तविकता बता रहा हूं आप लोगों को। बिजली के इंतजार में जाने कितनी पीढ़ियों की आंखों की रोशनी तक चली गई। कल्पना करिए, जब दिल्ली से दूर उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के सुदूरी इलाकों में पहली बार बल्ब जला होगा और उन अनेक धुंधली आंखों ने उसे देखा होगा। इस दृश्य का सुख उनकी आंखों की रोशनी लौटाने वाले सुख से कम नहीं रहा होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत देश के कोने कोने में बिजली पहुंची है। 2014 तक भी बिजली, कई ऐसे भारत के अंदर क्षेत्र थे जहां बिजली लोगों तक नहीं पहुंची थी, कई गांव थे जहां नहीं पहुंची थी। बिजली का अर्थ केवल लाइट ही नहीं है। बिजली आती है तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से लोगों का जुड़ाव दुनिया से स्वाभाविक रूप से होता है। उससे समाज में नए नए आइडियाज और प्रैक्टिसेस भी आते हैं। इसलिए बिजली के तारों से बस इलेक्ट्रिसिटी का करंट भर पास नहीं होता है, बल्कि उसमें से पूरे समाज को बदलने वाली ऊर्जा का भी संचार होता है। इस ऊर्जा की उपलब्धता में मुझे इंडिया राइजिंग ही दिखाई देता है। इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में नल का जल पहुंचाने का बड़ा काम किया है। साल 2014 में देश में केवल 3 करोड़ ग्रामीण घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई थी। आज मैं कह सकता हूं कि
8 करोड़ से अधिक घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंच चुकी है।